इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जहां पे हमने सेक्शन 32 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए थे और साथ ही साथ हमको क्या पढ़ने थे, ऑर्डर 5 पढ़ने थे, जो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे ऑर्डर 5 के रूल 1 से लेके रूल 8 तक के प्रोविजंस के बारे में, जहां पे बताया गया समनों को निकाला जाना है, यानी कि इस समन कैसे इशू होगा उससे संबंधित प्रावधान कहाँ पे बताया गया है, रूल 1 से लेकर रूल 8 तक के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इससे आगे रूल 9 से लेकर रूल 30 तक के प्रोविजंस हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले यदि आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं, आपके सारे डाउट वहां पे क्लियर किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इससे पहले के लेक्चर देखने हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे सीपीसी के प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप देख सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रूल वन क्या बात करता है कि जब रूल वन समन से संबंधित प्रावधान के बारे में बात करता है, और यहाँ पे सब रूल 1 क्या बात करता है कि जब बात सम्यक रूप से संचित किया जा चुका है तब उपसंजात होने के लिए तथा दावे का उत्तर देने के लिए और प्रतिरक्षा का लिखित कथन यदि कोई हो तो समन की तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रतिवादी के नाम समन निकाला जा सकेगा। अर्थात ये चीज हमने सेक्शन 27 में बताया था, ये चीज हमने पढ़ा था कि यदि कोई बात सम्यक रूप से क्या किया गया है, संचित कर दिया गया है, तब प्रतिवादी के नाम कोर्ट क्या करेगा, एक समन निकालेगा कि आपको किसी निर्दिष्ट तारीख पर कोई तारीख निश्चित करेगा कोर्ट, और वहां पर क्या होना पड़ेगा, प्रतिवादी को वहां पे उपस्थित होना है। लेकिन कब ये तामील करवाना है, जब बात संचित होता है तो उसके 30 दिन के भीतर समन क्या किया जाएगा, निकाला जा सकेगा। क्यों निकालना है उसको समन, क्यों पहुंचाना है उसको समन, ताकि वो दावे का उत्तर दे सके, अर्थात जिस वादी ने जो दावा किया है उसका उत्तर दे सके और प्रतिरक्षा का लिखित कथन कर सके, इसके लिए समन निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पे दो प्रोवाइजो दिए गए हैं, परंतु बताए गए हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला परंतु क्या है कि यदि प्रतिवादी वाद पत्र उपस्थित किए जाने पर ही उपसंजात हो जाता है और वादी के दावा को स्वीकार कर लेता है, तब समन नहीं निकाला जाएगा। लेकिन मान लीजिए क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो वादी है और प्रतिवादी दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, और जो वादी जो दावा करता है, ठीक है ना, तो जो प्रतिवादी है वो क्या कर लेता है, वो उसको स्वीकार कर लेता है, वहां पे स्वीकार कर लेते हैं, तो वहां पे समन नहीं निकाला जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रतिवादी स्वयं उपस्थित होता है, पहले से ही उपस्थित हो जाता है, उसके दावे को स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पे समन नहीं निकाला जाएगा। उसके बाद है सेकंड परंतु क्या प्रोवाइजो क्या है, और यह है कि यदि प्रतिवादी 30 दिन के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल रहता है तो उसे किसी अन्य दिन फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। ठीक है ना। अब मान लीजिए प्रतिवादी के नाम समन निकाला गया 4 तारीख को, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि 4 तारीख को यह उपस्थित नहीं हो पाया, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो कोर्ट है वो कोई अन्य दिन उसके लिए अनुजात करेगा, अन्य दिन उसके निर्धारित करेगा कि आप वहां पे आके क्या कर सकते हैं, अपने लिखित कथन वहां पे फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, बाउंडेशन लगा दी कि तामील से समन की जब तामील की जाती है उसके 90 दिन के भीतर का ऐसा समय होगा, 90 दिन के बाद का नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा लिखित में अभिलिखित कारणों से निर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात यदि ऐसा दिन अनुज्ञात किया जाता है अतिरिक्त दिन, तो न्यायालय क्या करेगा, एक रीजन लिखेगा, अभिलिखित करेगा, उसका कारण लिखेगा क्यों, ठीक है ना, कि क्यों उसको अनुज्ञात किया जा रहा है अन्य दिन। ये चीज बताता है आपका परंतु टू। और लेकिन यहाँ पे एक चीज और अमेंड करके जोड़ा गया था, कौन सा, यदि वाणिज्यिक विवाद के लिए है, ठीक है ना, यदि वाणिज्यिक अर्थात जो कॉमर्शियल डिस्प्यूट होते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए यदि प्रतिवादी 30 दिन के भीतर उपस्थित नहीं होता, लिखित कथन करने में असफल रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यायालय कारणों को अभिलिखित करेगा, ठीक है ना, तथा खर्चे को, अर्थात जब समन जारी करता है तो खर्चे तो लगते हैं वहां पे, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि खर्चे को भी देखेगा और कोई अन्य दिन क्या करेगा, अनुज्ञात करेगा। वहां पे ऊपर हमने क्या पढ़ा था, 90 दिन रहता है। लेकिन जो यदि वाणिज्यिक विवाद है, कोई कौन सा विवाद है, कॉमर्शियल डिस्प्यूट है,
तो वहां पर क्या करेगा, 120 दिन के भीतर कोई ऐसा दिन, अन्य दिन अनुज्ञात करेगा न्यायालय, जहां पे क्या कर सकते हैं प्रतिवादी आके अपना लिखित कथन फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, कितना टाइम है, 120 दिन यदि वाणिज्यिक विवाद है। लेकिन अदर कोई विवाद है, अदर कोई डिस्प्यूट है, उसमें 90 डेज बताया गया है। तो यहाँ पे यदि 120 दिन में फाइल करने में क्या रहता है, असफल रहता है, अर्थात जो वादी है वो प्रतिवादी है वो 30 दिन के भीतर तो उपस्थित नहीं होता, लेकिन 120 दिन के अंदर यदि कोई डेट दी जाती है न्यायालय के द्वारा, वहां पर भी अगर यदि असफल रहता है तो वहां पर क्या होगा, न्यायालय लिखित कथन अभिलेख पर लेने के लिए अनुज्ञात नहीं करेगा, अर्थात उसको कोई अनुमति नहीं होगी अभिलेख पर लिखित कथन एक्सेप्ट करने की। उसके बाद है सेकंड, अर्थात उपनियम 2। उपनियम 2 में क्या बताया गया है कि वह प्रतिवादी जिसके नाम उपनियम 1 अर्थात जो ऊपर हमने अभी पढ़ा है उसके अधीन समन निकाला गया है, उपसंजात हो सकेगा। अब कैसे उपसंजात होगा, या तो स्वयं होगा या फिर ऐसे प्लीडर द्वारा जो सम्यक रूप से क्या है, अनुदिष्ट हो, अर्थात उसने क्या किया है, अपॉइंट किया हो किसी प्लीडर को और बात से संबंधित सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए समर्थ हो ऐसा प्लीडर, तो वो क्या कर सकता है, वहां पे उपसंजात हो सकता है। या फिर ऐसे प्लीडर द्वारा जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सभी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए क्या है, समर्थ है, कैपेबल है, तो ऐसे क्या हो सकता है, जो प्रतिवादी उपसंजात हो सकेगा, या तो स्वयं हो सकेगा या फिर किसी प्लीडर के द्वारा, ठीक है, या फिर प्लीडर द्वारा कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सभी प्रश्नों का क्या करे, उत्तर दे सकता है, ऐसा कैपेबल व्यक्ति हो सकता है। ये चीज बताता है आपका सेक्शन सॉरी उपनियम 2। उसके बाद है उपनियम 3। उपनियम 3 क्या बात करता है कि ऐसा हर समन, ठीक है ना, हर ऐसा समन न्यायाधीश या ऐसे अधिकारी द्वारा जो वह नियुक्त करे, अर्थात हो सकता है न्यायाधीश ने क्या किया, किसी ऐसे अधिकारी को नियुक्त किया हो, ठीक है ना, तो वो उसके द्वारा क्या होगा, हस्ताक्षरित होगा और उस न्यायालय की क्या मुद्रा लगी होगी, स्टाम्पित होगा, तभी वो समन क्या हो जाए, वैलिड माना जाएगा। तो ये चीज होगी आपका रूल 1। और उसके बाद ऑर्डर 5 में रूल 2। रूल 2 क्या बात करता है, समनों से उपाबद्ध वाद पत्र की प्राप्ति, अर्थात प्रत्येक समन के साथ वाद पत्र की एक प्रति होगी, अर्थात जब भी जो वादी ने अगर यहाँ पे कोई वाद दायर किया है और इस समन क्या किसको जारी किया गया है, प्रतिवादी को कोर्ट के द्वारा, तो जो समन जारी किया जाएगा उसके साथ वाद पत्र की एक कॉपी भी लगी होगी, ताकि जो प्रतिवादी है उसको पता तो चल सके भाई उस पे कौन सा केस लगा है, किस लिए उसको उपस्थित होना है, ये सारी चीजें, ठीक है ना, तो इसके साथ क्या होगी, वाद पत्र की एक प्रति भी लगी होगी। ये बताता है आपका ऑर्डर 5 का रूल 2। उसके बाद है रूल 3। रूल 3 क्या बात करता है, न्यायालय प्रतिवादी या वादी को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकेगा, अर्थात न्यायालय के पास यदि प्रतिवादी की स्वयं उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण हो, वहां समन द्वारा आदेश किया जाएगा कि निर्दिष्ट तारीख को न्यायालय में स्वयं उपस्थित हो। अब मान लीजिए न्यायालय को क्या है, रीजन टू बिलीव, अर्थात विश्वास करने का कारण है, ऐसा कुछ ऐसा कारण है कि उसको जो प्रतिवादी है वो स्वयं उपस्थित होना चाहिए कोर्ट में, तो क्या कर सकता है, जो समन है उसमें आदेश दे सकता है कि आप किसी निर्दिष्ट तारीख को, अर्थात कोई तारीख निश्चित होगी उस तारीख को स्वयं उपस्थित हो, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। या फिर इसी प्रकार यदि न्यायालय के पास वादी का उसी दिन स्वीय उपसंजाति अपेक्षित करने के लिए कारण है, अर्थात समन तो जारी किया प्रतिवादी को, ठीक है ना, साथ ही साथ क्या कर सकता है, जो वादी है उसको भी क्या कर सकता है, उसी दिन उपस्थित होने के लिए ऐसा आदेश दे सकता है उपसंजाति के लिए, ठीक है ना, कि वह भी वादी जो है वह भी उपस्थित होना चाहिए स्वयं, तो इसका भी आदेश दे सकता है। ये चीज बताता है आपका रूल 3 कि स्वयं उपस्थित होना चाहिए वादी या प्रतिवादी। तो उसके बाद है रूल 4। रूल 4 क्या बात करता है, किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए तब तक आदेश नहीं किया जाएगा जब तक कि किन्हीं निश्चित सीमाओं के भीतर निवासी ना हो, अर्थात अब जो पक्षकार जो स्वयं उपस्थित होने के लिए जो समन जारी किया जाता है वो कब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके सीमाओं के भीतर निवास ना करता हो, अर्थात जो ए नाम का कोर्ट है, मान लीजिए यदि ए नाम के कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में ही वो व्यक्ति होगा तभी स्वयं उपस्थित होने के लिए क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है, अदरवाइज आदेश नहीं दे सकता है। ये चीज बताता है आपका रूल 4। तो किसी भी पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश तभी किया जाएगा जब न्यायालय की मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर निवास करता हो, जो हमने अभी ऊपर बताया था एग्जाम्पल से कि ए नाम का जो कोर्ट है
उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर निवास करता है वो व्यक्ति, तभी उसके स्वयं स्वीय उपसंजाति अर्थात स्वयं उपसंजाति उपस्थित होने के लिए आदेश कर सकता है। और दूसरी बात क्या बोली गई है कि ऐसी सीमाओं के बाहर, अर्थात ऐसी सीमाओं के बाहर तो है प्रतिवादी, ठीक है ना? तो यदि किंतु उसके स्थान में निवास करता है जिसकी दूरी न्यायालय सदन से 50 मील से कम है, अर्थात मान लीजिए ए नाम का कोर्ट है, इसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर निवास करता है वो है व्यक्ति, ठीक है ना? लेकिन जो यहाँ की जो दूरी है वो 50 मील से क्या है, कम है, अर्थात जो न्यायालय है और यहाँ पे जहाँ निवास करता है उसकी जो दूरी है उन दोनों की 50 मील से कम कम है, तो स्वयं उपसंजाति के लिए क्या कर सकता है, आदेश कर सकता है। या फिर न्यायालय सदन से उसके निवास स्थान के बीच की दूरी 200 मील है। अब मान लीजिए ये तो 50 मील की होगी, इसमें तो कर ही सकता है आदेश स्वयं उपसंजात होने के लिए। यदि 200 मील भी है, ठीक है ना, तब भी कर सकता है। लेकिन कब, जब उन स्थानों के बीच रेल, स्टीमर, संचार या लोक प्रवाहन के साधन, अर्थात जो 200 मील बताया गया है न्याय सदन से उसके निवास स्थान के बीच बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 200 मील। और उन दोनों जो 200 मील है उनके बीच क्या होना चाहिए, लोक प्रवाहन के साधन, अर्थात ऐसा कोई साधन होना चाहिए कि वो आसानी से पहुंच सके उस न्यायालय में। तो अब क्या कर सकता है, उसको स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है। तो यहाँ पे बस दो ही चीज बताई गई है, कर तो सकता है न्यायालय अधिकारिता से बाहर, लेकिन 50 मील से कम होना चाहिए न्यायालय सदन से, या फिर 200 मील होना चाहिए, तब जब उसके साधन होने चाहिए वहां पर न्यायालय में पहुंचने के लिए, लोक परिवहन के साधन होने चाहिए, जैसे रेल हो गया, ठीक है ना, बस हो गई, ऐसी चीजें क्या हो वहां पे चलती हो। उसके बाद है रूल 5, ऑर्डर 5 का रूल 5 क्या कहता है, समन या तो विवादों के स्थिरीकरण के लिए या अंतिम निपटारे के लिए होगा। अब यहाँ पे क्या है कि न्यायालय समन नि, निकालने के समय यह अवधारित करेगा कि क्या वह केवल विवादों के स्थिरीकरण के लिए, यह बाद के अंतिम निपटारे के लिए है, या और समन में तदनुसार निर्देश अंतर्विष्ट होगा। अब मान लीजिए जब समन निकाला जाता है किसी व्यक्ति के नाम, तब वहां पे जो कोर्ट है यह अवधारित करेगा पहले कि जो बुलाया जा रहा है उनको, ठीक है ना, उन व्यक्तियों को समन के द्वारा, तो उनको क्या है कि जो विवादक हैं उनके स्थिरीकरण के लिए है, ठीक है ना, या फिर अंतिम केस के अंतिम निपटारे के लिए है, ये चीज भी क्या होगा वहां पे अवधारित किया जाएगा। परंतु यहाँ पे एक परंतु बताया गया है कि लघु वाद न्यायालय द्वारा सुने जाने वाले हर वाद में समन वाद के अंतिम निपटारे के लिए ही होगा। अर्थात यदि कोई लघु वाद न्यायालय है तो वहां पर यदि कोई बात चल रहा है और वहां पर समन जारी किए गए हैं, तो हमेशा क्या होगा, अंतिम निपटारे के लिए ही होगा, बात के अंतिम निपटारे के लिए ही समन जारी किया जाएगा। लेकिन यदि इससे अलग कोई समन जारी किया जाता है अलग न्यायालय द्वारा, ठीक है, तो वहां पर यह निर्धारित किया जाएगा कि वहां पे विवादों को स्थिरीकरण के लिए है या कि समन के अंतिम निपटा वाद के अंतिम निपटारे के लिए है। ये चीज क्या होगी उसमें निर्दिष्ट होगी, अंतर्विष्ट होगी उस समन में। बस इतनी सी बात करता है आपका रूल 5। उसके बाद है रूल 6। रूल 6 क्या बात करता है, प्रतिवादी की उपसंजाति के लिए दिन नियत करना। अब जब समन जारी किया जाता है, ठीक है ना, नियम 1 के उप नियम 1 के अधीन, अर्थात जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था ऑर्डर 5 का रूल 1 का जो उप नियम 1 है उसके अधीन उप संजाति के लिए जो दिन नियत किया जाएगा, उसके लिए न्यायालय चालू कारोबार, प्रतिवादी का निवास स्थान और समय के लिए तामील करने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए निर्देश किया जाएगा, ताकि प्रतिवादी के ऐसे दिन उपसंजात होने के लिए और उत्तर देने के लिए समर्थ करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए। अब यहाँ पे जब समन जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो जो कोर्ट है वो ये देखता है कि जो प्रतिवादी निवास करता है जहाँ पे उसका निवास स्थान है और जो कोर्ट है उसकी दूरी कितनी है, ठीक है ना, अब एक कारोबार कहाँ करता है, ठीक है, और इसकी यहाँ पर पहुंचने की दूरी कितनी है, कितना समय लगेगा, ये सारी चीजें देखने के बाद क्या करता है उसको समन जारी किया जाता है, ताकि जो प्रतिवादी है या फिर कोई ठीक है ना प्रतिवादी है उसको क्या मिल जाए, अतिरिक्त समय मिल जाए वहां तक पहुंचने के लिए और तैयारी करने के लिए, जो भी उसका लिखित कथन हो है, ठीक है ना, जो भी उसका प्रत्युत्तर देगा उसके दावे का, वो सारी चीजें क्या है उसके लिए समय मिल जाए, पर्याप्त समय हो। इसको सब देखते हुए जब समन जारी किया जाता है न्यायालय के द्वारा। तो बस इतनी से बात करते हैं आपका सेक्शन रूल 6। उसके बाद है रूल 7। रूल 7 क्या बात करता है, समन प्रतिवादी को यह आदेश समन प्रतिवादी को यह आदेश देगा कि
वह वे दस्तावेज पेश करें जिन पर वह निर्भर करता है। अब डायरेक्ट में देखते हैं कि उप संजाति और उत्तर देने के लिए समन में प्रतिवादी को आदेश होगा कि वह अपने कब्जे या शक्ति में कि ऐसी सभी दस्तावेजें और या उनकी प्रतियां जो आदेश 8 नियम 1 का के में निर्दिष्ट है, ठीक है ना, उसको हम आगे पढ़ेंगे, पेश करे जिन पर मामले का समर्थन निर्भर करने का उसका। अब यहाँ पे कुल मिला के बात यह की गई है कि जब प्रतिवादी को समन किया जाता है, ठीक है ना, समन दिया जाता है, तो अब जो प्रतिवादी है उसके कब्जे में उससे रिलेटेड उस केस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके कब्जे में है या फिर उसके पावर में उसकी शक्ति में है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगी, उस दस्तावेज को या फिर उस दस्तावेज की यदि प्रतियां हैं, ठीक है ना, प्रतियां ही उसको साबित की जाएंगी, तो प्रतियों को, अब प्रतियां कौन सी, जो आदेश 8 नियम 1 का में क्या है निर्दिष्ट है, उनको क्या करें, पेश करें। अब वो ऐसे डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, जो मामले का समर्थन करते होंगे, जो जो केस है जिसके बारे में संस्थित किया गया है जो केस, तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसको भी पेश करें, ऐसा ऑर्डर होगा किसमें, समन में। तो बस ये बात करता है आपका ऑर्डर 7। अब यहाँ पे रूल 7, ऑर्डर 8 क्या बात करता है, ऑर्डर 8 बात करता है आपका लिखित कथन, मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित। उसके बाद है रूल 8। रूल 8 क्या बात करता है, अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को यह निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। अब मान लीजिए जो समन निकाला गया है वो अंतिम निपटारे, अब यहाँ जो समन होता है दो प्रकार के होते हैं, या तो विवादकों के निपटारे के लिए होंगे, स्थिरीकरण के लिए होंगे, या फिर अंतिम निपटारे के लिए होंगे। तो रूल 8 क्या बात कर रहे हैं, अंतिम निपटारे की। यहाँ पे अंतिम निपटारे के लिए समन निकाले जाने पर प्रतिवादी को निर्देश होगा कि वह अपने साक्ष्यों को पेश करे। तब यहाँ पे जो प्रतिवादी होगा, ठीक है, उसको समन किया गया है कि अपने जो अंतिम निपटारा है उसके लिए अपने साक्षी जो विटनेस होंगे उसको उनको पेश करे। तो जहां समन बाद के अंतिम निपटारे के लिए है उसमें प्रतिवादी को निर्देश होगा, उसमें समन में क्या होगा, ऐसा आदेश होगा कि जिन साक्षियों के साक्ष्य मामले के समर्थन में करते हैं उसका आशय है उन सभी को उस दिन पेश करे जो उप जनजाति के लिए नियत है। अर्थात समन में जो दिन नियत किया गया है उस दिन क्या करना पड़ेगा प्रतिवादी को, अपने जो साक्षी हैं, जो विटनेस है, जो मामले का समर्थन करते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको उप संजाति के लिए ऐसा आदेश होगा जो अंतिम निपटारे के लिए समन निकाला गया है। अब यहाँ पे क्या है, रूल 8 में बताया गया है साक्षियों को पेश करने के लिए, और ऊपर रूल 7 में बताया गया था दस्तावेजों को पेश करने के लिए, ठीक है ना, ये दोनों चीजें हैं आपके। उसके बाद आगे इससे बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रूल 9 से लेकर रूल 30 तक के प्रोविजंस के बारे में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको ये समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन।